हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों कवर करेंगे। इसके हमने टॉप 50 क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपको सारे एग्जाम्स में यूज़फुल होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। यह प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस वेद को गीतों का वेद यानी कि बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है? तो गीतों का वेद सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र हैं। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गायत्री मंत्र जो है महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है और सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है? मतलब सर्वाधिक सूक्त समर्पित है। सूक्त मतलब हिम्स होता है। ठीक है, देखिए, इसमें हमारा हो जाएगा इंद्र को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। देखिए, ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं और अग्निदेव को जो है वो 200 है। ठीक है, याद रखिएगा, अग्निदेव को 200 है, इंद्र को 250 है समर्पित है। उन्हें वर्षा, वज्र, युद्ध और विजय का देवता माना गया है, इंद्र देवता को। इन्हें हम पुरंदर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में किस नदी का, देखिए, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है और वैदिक साहित्य में इसका विशेष महत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ एवं कर्म कांड से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, मंत्र तथा कर्म कांड का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है, मंत्र, जादू टोना एवं चिकित्सा संबंधी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो ये हमारा अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में चिकित्सा, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा जादुई प्रयोगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ऋग्वेद काल में जन से ठीक नीचे की राजनीतिक इकाई कौन सी थी? मतलब उसमें एक राजनीतिक इकाई थी, जन से नीचे कौन सा था? तो जन से नीचे हमारा विष था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था का जो क्रम है, सबसे पहले कुल था। देखिए, ये 1 नंबर पे होगा, कुल था।
फिर ग्राम था, ग्राम 2 नंबर पे आएगा, ठीक है, 2 नंबर पे। फिर उसके बाद विश था, विश 3rd नंबर पे आएगा। और फिर जन था, जन 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे कुल, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी। जो प्रमुख फसल थी, देखिए प्रमुख फसल, इसकी जो प्रमुख फसल थी वो बार्ले थी, मतलब जौ, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में जौ, यानी जौ को हम यव भी कहते थे, यव, यह एक प्रमुख फसल थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में चावल का महत्व बढ़ गया था, यानी कि वैदिक काल में हम जौ की प्रमुख फसल थी जौ, और उत्तर वैदिक काल में चावल हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में सामान्य जनता की सभा कौन सी थी। देखिए सामान्य जनता की सभा, सामान्य जनता की जो सभा थी वो समिति थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समिति सामान्य जनता की सभा थी और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अपेक्षाकृत छोटी परिषद थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वैदिक काल में अग्नि के देवता किसे माना जाता था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नि। अग्नि को, देखिए अग्नि देवता को मनुष्यों एवं देवताओं के बीच संदेशवाहक माना जाता था। वैदिक यज्ञों में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो लोहा होता था उसके लिए हम श्याम अयस यूज करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम अयस। देखिए उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग हुआ, व्यापक उपयोग हुआ और इसे श्याम अयस कहा जाता था। श्याम अयस का मतलब होता है काला धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें अश्वमेघ। हम अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अश्वमेघ यज्ञ राजा की अन्य शासकों पर राजनीतिक सर्वोच्चता का प्रतीक होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है रीत मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था। तो रीत मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था का संरक्षक किस वैदिक देवता को माना जाता था। तो हम वरुण देव को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वरुण देव। वरुण को रीत अर्थात ब्राह्मणी एवं नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्या कह रहा है पुरुष सूक्त किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें मिलता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो विदत था, विदत का महत्व कम हो गया था। विदत प्रारंभिक वैदिक काल की महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य व्यवस्था थी जिसका महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है
वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा था? विवाह का सामान्य रूप कौन सा था? तो ये हो जाएगा ब्रह्म विवाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, जिसमें योग्य एवं विद्वान वर को कन्या का दान किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु प्रमुख बनी? तो देखिए कौन सी धातु प्रमुख बनी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयरन। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि, औजारों और युद्ध तकनीक में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए नचिकेता और यमराज का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यमराज का जो संवाद है किसमें मिलता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठ उपनिषद में मिलता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी कठ उपनिषद में मिलता है। देखिए कठ उपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच आत्मा एवं मोक्ष पर प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैदिक साहित्य का कौन सा भाग वेदांत कहलाता है? देखिए वेदांत क्या कहलाता है? वेदांत हम उपनिषद को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता था। देखिए उपनिषद वेदों का अंतिम दार्शनिक भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मैचिंग टाइप वाला आ गया। हमें क्या मिलाना है? हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है तो क्या हो जाएगा? देखिए ऋग्वेद जो है, ये देखिए ये तो इंग्लिश में है, मैंने आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया है। चलिए हिंदी से मिलाते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। सामवेद जो है वो गीतों का वेद हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड होता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र चिकित्सा एवं जादुई मंत्र होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। अब देख लीजिए किसमें, देखिए 2 1 3 4 देखिए कि किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 1 3 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में सॉल्व करना है वो पोज करके सॉल्व कर सकता है। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी क्या है? देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इंद्र जो होते थे वो वर्षा एवं विजय, ऑप्शन ये ए का 3 हो जाएगा। अग्नि जो होता था अग्नि को अग्नि से मैच कर देते हैं। वरुण जो है वो ऋत से मैच होगा, मैंने आपको बताया भी था ऊपर क्वेश्चन में। सूर्य जो है वो सूर्य देवता बोलते थे उसको, यानी इसका कौन सा मैच हो जाएगा? इसका मैच हो जाएगा हमारा 3 1 2 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 3 1 2 4, ये देखिए हमारा ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में है 3 1 2 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, आपको हिंदी में सॉल्व करना है तो हिंदी नीचे है। देखिए हिंदी सॉल्व करते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए सभा जो होता था, सभा मैच कर जाएगा, बुजुर्गों का परिषद होता था, यानी ए का 3 हो जाएगा। समिति जो होता था वो जनसभा होता था, यानी इसमें आम जनता लोग रहते थे। ग्राम जो होता था, ग्राम इकाई होता था। चलिए विदत जो होता था सामाजिक धार्मिक सभा होता था, यानी
डी का 4। मैच कर लीजिए क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो ये कौन से ऑप्शन में है, मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में देख लीजिए। अब हम हिंदी पे देख लेते हैं, हिंदी पे सॉल्व करते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए पहला है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में क्या है, नचिकेता और यम संवाद था। ये हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, ए का 2 हो जाएगा। फिर मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते मिला है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में क्या मिला है, सी का 3 हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी मिला हुआ है। और ऑप्शन जो डी है उसका नेति नेति हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। देख लेते हैं किस में है। देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इंग्लिश में चल लेते हैं। इंग्लिश आपने देख लिया, अब हिंदी में देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए अश्वमेघ, ये सारे यज्ञ के बारे में दिए हुए हैं। तो जो अश्वमेघ होता था वो साम्राज्य की सर्वोच्चता के लिए किया जाता था, ए का 3। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजाभिषेक के लिए किया जाता था, यानी कि राजा का अभिषेक करने के लिए। फिर वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो शक्ति एवं समृद्धि के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए अग्निहोत्र यज्ञ जो होता था वो दैनिक अग्नि यज्ञ के लिए किया जाता था, यानी कि डी का 4। क्या मैच कर लीजिए कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ये हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेते हैं क्या है। हिंदी में देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ होता था वो कर्मकांड संबंधित ग्रंथ होता था, यानी ए का 3 हो जाएगा। अरण्यक जो होता था वो वन संबंधी ग्रंथ होता था, अरण्यक मतलब जंगल होता है। ठीक है, उपनिषद जो होता था वो दार्शनिक ग्रंथ होता था, यानी सी का 2 हो जाएगा। फिर संहिताएं क्या होता था, मंत्रों का संग्रह होता था, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो मैच कर लीजिए कौन सा होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी मैच हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में देखना है देख लें। अब हिंदी की तरफ चलते हैं हम। हिंदी में देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये हमारी जो वैदिक काल में जो महिलाएं थीं उनके बारे में है। देखिए जो गर्ग जो थी वो वैदिक ऋषि थी, ए का 3 हो जाएगा। फिर लोपामुद्रा जो है वो अगस्त की पत्नी थी, बी का 2 हो जाएगा। फिर देखिए गार्गी जो थी वो महिला दार्शनिक थी, सी का 1 हो जाएगा। मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो मैच कर लीजिए कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये इंग्लिश में है हमारा, इंग्लिश में देख लीजिए। चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो पुरुष सूक्त था, पुरुष सूक्त वो क्या था, ऋग्वेद का 10th मंडल था, यानी ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ए का 1 हो जाएगा। ओके, ए का 1। चलिए गायत्री मंत्र जो था, जो गायत्री मंत्र था वो ऋग्वेद से लिया गया था, मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया था। चलिए फिर सी क्या है, नदी स्तुति सूक्त। जो नदी स्तुति सूक्त था वो नदियों का वर्णन करने वाला सूक्त था। चलिए सी का 3 हो जाएगा। फिर देखो नासदी सूक्त, नासदी सूक्त जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति का आधारित सूक्त था, यानी डी का 4 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 मैच कर लीजिए किस में है। देखिए 1 2 3 4 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लीजिए। हम हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 मैच करना है। देखिए बलि जो होता था वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। चलिए ठीक है। भाग जो होता था वो कृषि उपज का हिस्सा होता था। सेना जो था वो सैन्य बल था। पुरोहित जो था वो मुख्य पुरोहित होता था। चलिए ठीक है, यानी 1 2 3 4 इस पे भी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, हिंदी पे चलते हैं, इंग्लिश में आपने देख लिया होगा। देखिए हिंदी में क्या है, मैच 1 मैच 2 करना है, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए जन जो होता था, जन जो था उसका जो हेड था उसको जन जो था उसका जनजाति होता था उसमें। विष जो था, विष को कुल या कबीला कहते थे। ग्राम जो था सी का 1 हो जाएगा, ग्राम का ग्राम मैच हो जाएगा। अकुल का मतलब परिवार होता था, यानी मैच कर लीजिए 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 40 जो है वो मैंने स्टेटमेंट वाइज लिया हुआ है। तो चलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया है हमारा। देखिए क्या है पहला स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालक थे। सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग होता था। नहीं, लोहे का तो लेटर वैदिक पीरियड पे उन्होंने जाना था, तो ये गलती हो जाएगा। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है, पशुधन को संपत्ति का प्रमुख मापदंड माना जाता था। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसके पास जितना पशु था वो उतना धनी माना जाता था। यानी इसमें कितना हो जाएगा करेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। इस पे भी 3 स्टेटमेंट दे रखा है। चलिए हम पढ़ते हैं 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। देखिए पहला कह रहा है, कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई थी। सही है। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर एवं जन्म आधारित हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा है, राजा की शक्ति में उल्लेखनीय कमी आ गई थी। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। राजा की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि राजा और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक, देखिए क्या है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के संबंध में चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है।
स्टेटमेंट है हमारा, यह सबसे प्राचीन वेद है, बिल्कुल सही है। इसमें 10 मंडल है, हाँ सही है। इसमें 1028 सूक्त है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन कितना हो जाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें भी 3 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई थी, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में सामाजिक गतिशीलता अधिक सीमित हो गई थी, सही है। इस काल में अंतर वर्ण विवाह अधिक सामान्य हो गया था, बिल्कुल गलत है। अंतर वर्ण विवाह जो है वो सामान्य नहीं था, यानी इसका 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पशुपालन की अपेक्षा कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, सही है। लोहे के औजारों ने कृषि हेतु वनों की सफाई में सहायता की है, सही है। इस काल में व्यापार के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग होता था, नहीं, सिक्के का यूज नहीं होता था। यानी 1 और 2 करेक्ट है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या बोल रहा है, सभा एवं समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा और समिति पे विचार करना है हमको। देखते हैं क्या बोल रहा है। सभा जो होता था, देखिए सभा सामान्यतः वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की परिषद थी, सही है। समिति सामान्य जनता की सभा थी, सही है। उत्तर वैदिक काल में इन दोनों संस्थाओं का महत्व काफी घट गया था, सही है। ये वैदिक पीरियड में प्रचलित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व घट गया था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है हमारा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या बोल रहा है, 37 कह रहा है, उपनिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद के संबंध में, चलिए, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, सही है। इसमें मुख्यतः ब्रह्म एवं आत्मा जैसे दार्शनिक विषयों का वर्णन है, ठीक है। इसमें मुख्यतः यज्ञ एवं कर्मकांड का विशेष का वर्णन किया गया है, नहीं, कर्मकांड नहीं है इसमें, यानी 1 और 2 सही है। यानी स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा क्या, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक साहित्य, चलिए विचार करते हैं। सामवेद में अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड का वर्णन मिलता है, सही है। अथर्ववेद में चिकित्सा एवं रोग निवारण से संबंधित मंत्र मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं, हाँ लेती थीं। गार्गी एवं मैत्री वैदिक दर्शन से संबंधित है, ठीक है, सही है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और अधिक बेहतर हो गई, नहीं ये गलती है, क्योंकि वो बेहतर नहीं हुई और ज़्यादा खराब हो गया उत्तर वैदिक काल में।
क्योंकि उस समय सेक्रीफाइस वगैरह बढ़ गया था। चलिए, अब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इस काल में उत्तरार्ध में बड़े राज्यों, देखिए इस काल में उत्तरार्ध में बड़े राज्यों यानी महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बिल्कुल सही है। राजा अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजसूय एवं अश्वमेघ जैसे यज्ञ करता था। सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लोहे की तकनीक ने कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, यानी मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहूंगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। देखिए, पहला बोल रहा है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सही है। यह प्रारंभिक, देखिए रीजन क्या बोल रहा है, यह प्रारंभिक वैदिक समाज का सबसे प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य प्रदान करता है। सही है। यानी कि ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मतलब 42 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई थी। सही है। रीजन बोल रहा है, सामवेद को गीतों का वेद कहा जाता था। सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको असर्शन पहले पढ़ना है। देखिए, पहले आपको असर्शन पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज या फिर क्योंकि। देखिए एक बार पढ़ के देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख, देखिए फिर से पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए कह रहा है ये, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई क्योंकि सामवेद को गीतों का वेद कहा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बी। चलिए 43 पे चलते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 43 नंबर, देखिए जो 43 है वो कह रहा है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में लोहे का उपयोग होता था। चलिए रीजन पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे की तकनीक का व्यापक विस्तार हुआ। देखिए ये सही है, यानी असर्शन गलती है, रीजन सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए फॉल्स आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। सही है। वे वेदों का अंतिम एवं दार्शनिक भाग है। सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 जो है कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। सही है। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया जाता था। ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये तो बिल्कुल सही है। सामवेद मुख्यतः वैदिक यज्ञों में गान के लिए प्रयुक्त होता था। ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है।
इन दोनों का मैच ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः कठोर एवं जन्म आधारित थी? नहीं, ये कर्म आधारित थी। जन्म आधारित तो हमारा लेटर वैदिक पीरियड में हो गया था। चलिए रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है हमारा? रीजन बोल रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवसाय अपेक्षाकृत लचीला था तथा जन्म की अपेक्षा योग्यता पर अधिक आधारित था। सही है, यानी असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ राजा की सत्ता को स्थापित एवं सुदृढ़ करने के लिए किया जाता था। ठीक है, रीजन है राष्ट्रीय राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था जो राजा की वैधता स्थापित करता था। सही है, और ये व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? ऋग्वेद में बौद्ध धर्म की विस्तृत शिक्षाएं मिलती हैं। गलती है, ऋग्वेद में बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया? अब रीजन देखिए, बौद्ध धर्म का उदय ऋग्वेद की रचना के कई शताब्दियों बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार में लोहे की तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सही है। लोहे के हल और कुल्हाड़ियों ने वनों की सफाई तथा खेती को अधिक आसान बना दिया। सही है, और करेक्ट व्याख्या भी करता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि आपको हर एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।